स्टूडेंट्स, कल जो हमने बताया था वीडियो में उसी से आगे प्रोसीड कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये एक क्वेश्चन है, देखिए आप, इन वांडरवाल इक्वेशन, ये वांडरवाल इक्वेशन है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इक्वल टू आर टी। फाइंड डायमेंशंस ऑफ a एंड b। ये जो a एंड b हैं, इन दोनों को वांडरवाल कांस्टेंट बोलते हैं हम। इनको a एंड b को, स्मॉल a एंड स्मॉल b, वांडरवाल कांस्टेंट्स कहा जाता है इन्हें। P यहाँ प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक, R जो है गैस कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, और T जो है ये टेम्परेचर है, ठीक। तो इस इक्वेशन में, वांडरवाल गैस इक्वेशन में A एंड B की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट एटम बम क्वेश्चन है ये। तो इसे देखें, हमने एक आपको वो बताया था नोट, क्या बताया था नोट, आंसर में देखें आप, क्या नोट बताया था कि ओनली लाइक क्वांटिटीज, ओनली लाइक क्वांटिटीज, लाइक क्वांटिटीज का मतलब हैविंग सेम डायमेंशंस, हैविंग सेम डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये हमने बताया था नोट। इस नोट से ये क्वेश्चन होना है क्या, लाइक क्वांटिटी जो होती है, मतलब हैविंग द सेम डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, उन्हीं को हम ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर देखो आप यहाँ देखो, v और v को सब्ट्रैक्ट किया गया है, दो क्वांटिटी तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब उनकी डायमेंशनल फॉर्मूले इक्वल हो, मींस डायमेंशंस उनकी इक्वल हो, तो ही सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ऐसी p एंड a अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया गया है, p एंड a अपॉन वी स्क्वायर को ऐड किया गया है। ऐड कब हो सकता है, जब इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो, जो p की डायमेंशन हो वही a अपॉन वी स्क्वायर की डायमेंशन हो, तो ही हम इन्हें ऐड कर सकते हैं। तो ये जो हमने लिखा है नोट, इस ये हमने एक बार पहले भी आपको बता दिया, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्या देखें आप, हियर p एंड a अपॉन वी स्क्वायर आर एडेड, ठीक है। जब एडेड है तो इसका मतलब वी नो दैट ओनली लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया डायमेंशंस ऑफ p इक्वल टू होगी किसके, डायमेंशंस ऑफ a अपॉन वी स्क्वायर, जो डायमेंशन p की होगी वही a अपॉन वी स्क्वायर की होगी, क्योंकि इन दोनों को ऐड किया गया है, ठीक। इसको ब्रेक कर लो, डायमेंशंस ऑफ a डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर, यहाँ ही है आपके डायमेंशंस ऑफ p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप इसे, तो इससे आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ p मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर। अब डायमेंशंस ऑफ, ये देखो p, डायमेंशन ऑफ p प्रेशर की क्या होती है डायमेंशंस, m l माइनस 1 t माइनस 2, और v स्क्वायर की हो जाएगी l की पावर 6, क्योंकि v वॉल्यूम की होती है l क्यूब, स्क्वायर है तो l की पावर 6 हो गई। यानी फाइनली क्या आ गया, m l की पावर 5 t की पावर माइनस 2, ये आ गई a की डायमेंशन, आंसर हो गया। अच्छा, इसमें हम हाथों हाथ ये बता देते हैं कौन चीज क्या है। इसमें देखो p तो है प्रेशर, p प्रेशर है, v ध्यान रखना वॉल्यूम है, और t है टेम्परेचर, और r है कांस्टेंट। a एंड b भी दोनों, इनकी तो हमें निकालनी है डायमेंशन, इन्हें छोड़ो आप, तो बस ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो a की आ चुकी है डायमेंशन, b की हो जाएगी। अब देखो आप, हमने आपको बताया था अभी v एंड b को सब्ट्रैक्ट किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, कब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, जब इनकी डायमेंशन सेम होगी। तो आप लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखो v एंड
बी आर सब्ट्रैक्टेड, इन्हें सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हो गया, डिसीजन डायमेंशंस ऑफ वी, बल्कि पहले उधर का ले लें, डायमेंशंस ऑफ बी, इसका 2 हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ वी। क्लियर, वी और बी के डायमेंशन बराबर हो जाएंगे। बी क्या हमें निकालना, तो ये हो गया एल क्यूब, क्योंकि वी की डायमेंशंस क्या होती है एल क्यूब, तो वही बी की हो गई। ये आंसर हो गया। सही, कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। नया क्वेश्चन देखें आप, P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। P है पावर, T है टाइम, X है डिस्टेंस। ये पावर है, ये डिस्टेंस है, ये टाइम। ए और बी कांस्टेंट है, इनकी डायमेंशंस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखें आप इसमें, पहले तो आप यहाँ पर जो है देख रहे हैं b को और एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट किया गया है, और जिन दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है या ऐड किया जाता है उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। तो आप पहले तो वो नोट लिख देंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में यहाँ लिखवाया था कि ओनली वी नो दैट ओनली लाइक क्वांटिटीज ब्रैकेट में हैविंग द सेम डायमेंशंस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है ना, ये नोट लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे हियर b and x square are subtracted, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ b इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ x स्क्वायर। इन दोनों के डायमेंशन सेम हो जाएंगे। अब x क्या बताया था आपको, डिस्टेंस, डिस्टेंस बताया था, तो ये हो जाएगी एल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार देखो आप, ये इक्वेशन करेक्ट है, दी है जब, तो इसका मतलब ये इक्वेशन करेक्ट है। करेक्ट है तो क्या होगा, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा, मतलब एलएचएस की डायमेंशंस इक्वल टू होगी आरएचएस की डायमेंशंस। ठीक, तो डायमेंशंस ऑफ पी इक्वल टू लिख देंगे आप डायमेंशंस ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, जो एलएचएस की होगी वही आरएचएस की होगी। ये हर एक क्वेश्चन में होता ही है। ठीक, अब इसमें देखें, कभी भी डायमेंशन लिखते समय ये नहीं आएगा माइनस या प्लस, तो इसको आप क्या लिख लेंगे, सिंगल लिख लेंगे, डायमेंशंस ऑफ, या तो लिखो b या लिखो एक्स स्क्वायर, इनमें से एक लिखो, तो हम केवल b लिख रहे हैं, अपॉन डायमेंशंस ऑफ 80, इसको छोड़ दिया एक्स स्क्वायर को, या एक्स स्क्वायर लिख देते यहाँ पे, b छोड़ देते, एक ही है दो की डायमेंशन, माइनस भी नहीं आता और प्लस भी नहीं आता लिखते समय। ठीक है, उनमें से एक लिया जाता है कोई सा। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ b, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें आप इसकी, अब डायमेंशंस ऑफ, ये लिखा p अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, यानी डायमेंशंस ऑफ b जो हमें फाइंड आउट करनी है, इसका 2 हो गया, अच्छा एक, ठीक है, डायमेंशंस ऑफ p कितनी होती है प्रेशर की, m l माइनस 1 t माइनस 2, ये प्रेशर की होती है। डायमेंशंस ऑफ b ये निकाली थी हमने एल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो नीचे है इसको भी प्रोडक्ट में कर लेंगे, कैसे, डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ t, 80 है तो ऐसे आ जाएगा डायमेंशंस ऑफ a इंटू डायमेंशंस ऑफ t। इसकी कितनी होती है t की डायमेंशन, कैपिटल T, बस, तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया m l माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई t। इससे आप डायमेंशंस ऑफ a की वैल्यू निकाल लें, डायमेंशंस ऑफ a इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एल स्क्वायर अपॉन m l माइनस 1 t माइनस 2 इंटू
टी, तो ये हो गया एल स्क्वायर अपॉन एम एल माइनस वन टी माइनस वन, यानी एम माइनस वन एल क्यूब टी। ये ए की डायमेंशन आ गई और ये इधर बी की आ गई। क्या आंसर होगा? ये ध्यान रखना है आपने, पॉइंट जो है मेन ये वाला पॉइंट है कि जब b माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे आप, तो ये नहीं कि b की भी लिखते हैं एक्स की भी लिखते हैं, इनमें से एक की लिखेंगे क्योंकि दोनों की सेम डायमेंशन होगी। अगर यहाँ प्लस भी आया होता तो भी एक की लिखते, अगले को छोड़ देंगे। लेकिन प्रोडक्ट आ गया, देखो जैसे प्रोडक्ट आया तो दोनों की लिखी जाएगी मल्टीप्लाई करके। देखो डायमेंशन ऑफ ए इंटू डायमेंशन ऑफ टी, टी की टी होती है, ये हमें निकालनी है, टैप से करके आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ये देखिए न्यू क्वेश्चन, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन गिवन है x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, और ये कहते हैं x इज इन मीटर। x इज इन मीटर का मतलब ये जो है मीटर में है जब, तो इसकी l डायमेंशंस हो गई क्योंकि इन्होंने कहा है x इज इन मीटर, मीटर में है, और t इज इन सेकेंड, तो ये जो t है इसकी हो गई कैपिटल T डायमेंशनल फार्मूला। ए बी का हमें फाइंड आउट करना, ठीक है। देखें आप इसे, तो देखो इसमें ए टी स्क्वायर एंड बी टी क्यूब को ऐड किया गया है, यहाँ पे ऐड किया गया है। तो जब ऐड किया गया है तो इसका मतलब इसमें वो वाला रूल लगेगा जो नोट लिखवाया था, ओनली लाइक क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो वो रूल लगेगा इसमें। तो पहले आप यहाँ पे नोट लिख दें, ठीक है, जो नोट था वो लिख दें। लिख देते हैं ओनली लाइक क्वांटिटी, हियर ए टी स्क्वायर एंड बी टी क्यूब आर एडेड, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया गया है, ठीक है। और वी नो dimensions of LHS is equal to dimensions of RHS, ये आपको पता ही है। RHS की और LHS की डायमेंशन सेम होती हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो इसका मतलब ये हो गया डायमेंशंस ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगी डायमेंशंस ऑफ ए टी स्क्वायर प्लस बी टी क्यूब, ये हो जाएगी। बट हमने आपको बताया था जब आप डायमेंशंस लिखोगे तो आप ये प्लस में से एक लिखेंगे, अगर माइनस होता उसमें से भी एक लिखते, क्योंकि इन सबकी सेम होंगी। तो हमने केवल ए टी स्क्वायर ले लिया, डायमेंशंस ऑफ ए टी स्क्वायर, या ले लो बी टी क्यूब, एक ही बात है, या तो ये ले लो या ये ले लो, दोनों में से कोई सा ले लो, ठीक। तो इसको भी अलग अलग कर दो आप, डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ एक्स हमें निकालना है, डायमेंशंस ऑफ ए। तो डायमेंशंस ऑफ ए इसका टू हो गया डायमेंशंस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ टी स्क्वायर। ए का निकालने के लिए ना टी इस संग वाला इसके नीचे आ जाएगा। डायमेंशंस ऑफ एक्स क्या होती है एल, डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो गया एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू, ए का डायमेंशनल फार्मूला एल टी माइनस टू, आंसर हो गया एक।
अब आप देखें, या तो आप AT स्क्वायर एंड BT स्क्वायर को ऐड किया गया है, AT स्क्वायर एंड BT स्क्वायर आर एडेड, तो जब एडेड हैं तो जो इसकी होगी वही इसकी होगी डायमेंशन, या तो इससे कर लो, या एक और दूसरा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि LHS, ये डायमेंशन ऑफ LHS इसका टू डायमेंशन ऑफ RHS। जैसे आपने अभी तो लिखा था डायमेंशन ऑफ x इसका टू, ये लिखी देखो ये लाइन, डायमेंशन ऑफ x इसका टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब, तो इसमें आपने AT स्क्वायर लिया था, BT क्यूब को छोड़ दिया था। अब की बार आप इसको ले लो, BT क्यूब को, AT स्क्वायर को छोड़ दो, इनकी सेम होंगी, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT स्क्वायर प्लस BT क्यूब। अब की बार हम डायमेंशन ऑफ BT क्यूब ले रहे हैं, फिर बार बार बोल रहे हैं इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूला सेम होंगे, इसलिए दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं। एक बार हमने ये लिया, एक बार हम ये ले रहे हैं, इनको भी अलग अलग कर दो, डायमेंशन ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशन ऑफ T क्यूब। हमें निकालना है B की डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ B इसका टू हो जाएगी, पहले लिखा डायमेंशन ऑफ x डिवाइडेड बाई नीचे आ गया डायमेंशन ऑफ T क्यूब, x की होती है L और T क्यूब, यहाँ T क्यूब हो गई, यानी फाइनली हो गई LT माइनस 3। आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्टूडेंट जैसे वीडियो हम बना रहे हैं ये ऐसे हम वीडियो आपको और देते रहेंगे। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई बात पूछनी है आपने, कोई चीज ऐड करनी है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट कीजिए। न्यू क्वेश्चन देखें आप, एटम बम क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T, फाइंड डायमेंशंस ऑफ A, B, C, D। V जो है यहाँ वेलोसिटी है एंड T है टाइम, ठीक है। आप ये V इज इक्वल टू A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T, ये क्वेश्चन है, इसमें A, B, C, D इन सब की डायमेंशंस फाइंड आउट करनी है। V यहाँ वेलोसिटी है और T क्या है यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो देखें आप वही कॉन्सेप्ट लगेंगे, LHS डायमेंशंस ऑफ LHS इसका टू डायमेंशंस ऑफ RHS, और एक हमने क्या बताया था, ओनली लाइक क्वांटिटी आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। ये वो बताया, दोनों कॉन्सेप्ट लगेंगे इसमें। सबसे पहले आप देखो D एंड T जो है इनको ऐड किया गया है, D और T को ऐड किया गया है। दो क्वांटिटी कब ऐड होती है, जब उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोट लिख देंगे, वो नोट यहाँ पे ओनली लाइक क्वांटिटी ब्रैकेट में लिखेंगे हैविंग सेम डायमेंशंस आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड। फिर आप देखें हियर D एंड T को देखो, D एंड T आर एडेड और सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर क्या किया गया, एडेड, बस एडेड ही लिखते हैं। D एंड T आर एडेड, जब ऐड किया गया इसका मतलब इनके डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस ऑफ जो D होगा इसका टू वही हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ T। T का डायमेंशंस क्या होता है, T, इसका मतलब D का डायमेंशंस आ गया T। एक आंसर हो गया, D का डायमेंशंस निकल गया, ये वाला D का, ठीक। अब देखो आप आगे, डायमेंशंस ऑफ LHS इसका टू होता है, आपको पता है, डायमेंशंस ऑफ RHS। LHS इसका टू होता है डायमेंशंस ऑफ RHS,
LHS में कौन है, V, तो डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ, ये है A प्लस BT प्लस C अपॉन D प्लस T, ये है। ठीक है, हमने आपको बताया था डायमेंशंस लिखते समय, डायमेंशन लिखते कभी भी प्लस नहीं आना चाहिए। अगर प्लस आएगा या माइनस आएगा सबको छोड़ देंगे, एक लेंगे बस केवल। जैसे A प्लस BT है, इनमें से कोई सा एक ले लो, A ले लो चाहे BT ले लो, और प्लस C अपॉन ये, इसको भी यहाँ 1 2 3 है, तो इनमें से इसको भी छोड़ दो पूरे को, इसको भी छोड़ दो, केवल A लो आप, क्योंकि इन सबकी सेम डायमेंशन होगी। क्योंकि यू नो दैट like quantities means quantities having the same dimensions are added, तो इसका मतलब इन सबकी डायमेंशन सेम होगी। तो डायमेंशंस ऑफ A, ओनली A लेंगे। ठीक है, तो V की क्या होती है डायमेंशंस, LT-1 होती है। डायमेंशंस ऑफ V की जगह लिख दिया डायमेंशंस ऑफ A, तो आंसर आ गया ये डायमेंशंस ऑफ A इक्वल टू LT-1। ठीक, ये आंसर हो गया। अब देखें, हमें B की डायमेंशन निकालनी है, तो इसी फार्मूला से ले लो दोबारा से, क्या, डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ BT। अब क्या, BT ले लिया, A को भी छोड़ दिया, आखिरी वाला भी छोड़ दिया। BT है तो इसको जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लो, डायमेंशंस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ T। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ क्या था, V इक्वल टू, हमें निकालना है डायमेंशंस ऑफ B इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ V डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ T, और V का क्या होता है LT-1, और ये क्या होता है नीचे T, तो क्या हो गया आंसर मिलके LT-2। एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन की डायमेंशंस होती है LT-2। क्लियर हो गया। आप देखो फिर इसी से ले लो आप दोबारा से। ठीक, किस टाइप से लेंगे बताइए, डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, देखो A भी ले चुके हैं हम एक बार, फिर BT भी ले चुके हैं, अब की बार ये बचा, इसे ले लो C अपॉन, अब इनमें से भी प्लस लगा हुआ है तो एक लेंगे, कोई सा एक, तो हम ले लेते हैं T। बात पे ध्यान करना, प्लस लगा है इसलिए दोनों की सेम होगी डन, तो एक लेंगे, या तो ले लो T या D, तो हमने ले लिया T, क्योंकि अगर हम लेंगे D तो C भी अननोन है, निकालनी है, लेकिन अगर आपने D ले लिया तो उसकी तो आई चुकी है, D तो निकल चुकी है, ये रही T, और D लोगो T, इसकी भी T होती है। इसको अलग अलग कर लो, क्या क्या कर लो, डायमेंशंस ऑफ C डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ T, ये है डायमेंशंस ऑफ V, अपॉन 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे आ गया डायमेंशंस ऑफ C इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ V मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ T। V की क्या होती है LT-1, ठीक है, और इसकी हो गई T, तो क्या आ गया, L आ गया, L आ गया C। ठीक है, देखिए न्यू क्वेश्चन, V इज इक्वल टू A प्लस BT। V इज इक्वल टू A प्लस BT में V वेलोसिटी है, ये V, एंड T जो है ये T टाइम है। A एंड B जो है इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकालना है, यानी A एंड B ये दोनों की। ठीक है, तो इसको आप, हमने आपको बताया था कैसे करेंगे आप, डायमेंशंस ऑन LHS या ऑफ LHS इसको टू डायमेंशंस ऑन RHS। ठीक है, ये लगाएंगे आप, V की डायमेंशन मीन डायमेंशंस ऑफ V इसका टू हो जाएगा डायमेंशंस
RHS में है प्लस BT। डायमेंशंस ऑफ, हमने बताया था डायमेंशन लिखते समय कभी भी प्लस नहीं आता, माइनस नहीं आता। अगर आया है तो इसमें से एक लिख लो जितने भी प्लस वाले हैं सबको छोड़ दो, एक लिखो, कोई सा ए लिखा हमने बस ए, या BT लिख लो, ठीक है, एक ही बात है। तो ठीक है, डायमेंशन ऑफ V क्या होती है, LT-1, और ए हमें निकालनी है, तो आंसर आ गया डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू LT-1, यह आंसर हो गया, डायमेंशन ऑफ ए आ गई। अब हम फिर दोबारा से यहीं से स्टार्ट करेंगे। डायमेंशंस ऑफ V इक्वल टू, ये लिखा था ना, डायमेंशंस ऑफ A प्लस BT, तो हम इसमें से अब की बार लेंगे डायमेंशंस ऑफ BT। A को छोड़ दिया, अब की बार BT ले लिया, तो क्या आ जाएगी, डायमेंशंस ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ T। इसकी डायमेंशंस ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V होती है LT-1, डायमेंशंस ऑफ B हमें निकालनी है और इसकी हो गई T, तो डायमेंशंस ऑफ B इक्वल टू आ गई LT-1 डिवाइडेड बाई T, यानी आंसर आ गया LT-2। स्टेप से आप करेंगे इसे, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आप ऐड कर लीजिए, एंड यहाँ लिख लीजिए डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B। A अपॉन B की डायमेंशंस भी निकालनी है इसी क्वेश्चन में। तो देखिए, जैसे हमने A की निकाली पहले और फिर हमने इसकी निकाली B की, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे अब डायमेंशंस ऑफ A अपॉन B इज इक्वल टू, A की डायमेंशंस कितनी थी, LT-1, और B की डायमेंशन LT-2, तो ये क्या हो गई, मिलकर के L से L कटा T हो गई, T आ गई A अपॉन B की डायमेंशन। न्यू क्वेश्चन देखें अब आप। F इज इक्वल टू A अंडर रूट X प्लस BT स्क्वायर। F जो है, F यहाँ पर फोर्स है, और X जो है ये डिस्टेंस है, T टाइम है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ A इंटू B। A इंटू B की डायमेंशन बतानी है। पहले हम A की अलग निकालेंगे, B की अलग निकालेंगे, उसके बाद उनकी लास्ट में जाकर के A इंटू B कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो डायमेंशंस ऑन LHS इसका टू हो जाएगी डायमेंशंस ऑन RHS। LHS की है डायमेंशंस ऑफ F इसका टू डायमेंशंस ऑन, डायमेंशंस ऑफ क्या है, A अंडर रूट X प्लस BT स्क्वायर, डायमेंशंस ऑफ A अंडर रूट X, बस ये ले लेंगे, BT स्क्वायर को छोड़ दिया, ठीक है। इसको पार्ट्स में ब्रेक कर लो, डायमेंशंस ऑफ A मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट X, यहाँ है आपके डायमेंशंस ऑफ F, हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ A, डायमेंशंस ऑफ A इसका टू हो गया डायमेंशंस ऑफ F डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ अंडर रूट X। F की क्या होती है, MLT-2, और अंडर रूट X का हो जाएगा L की पावर हाफ,
अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, ठीक है। तो ये इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो m l की पावर हाफ t की पावर -2 ये हो। अब फिर आप यहीं से स्टार्ट कर दो, यहीं से क्या डायमेंशंस ऑफ f इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a अंडर रूट x प्लस bt स्क्वायर, यानी डायमेंशंस ऑफ bt स्क्वायर। अब की बार आप bt स्क्वायर लेंगे, a अंडर रूट x को छोड़ देंगे, क्यों? हमने आपको बताया था इन दोनों को ऐड किया गया है, और जिन दो क्वांटिटी को या थ्री क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है उनके डायमेंशनल फार्मूला सेम होते हैं, क्योंकि रूल है कि ओनली लाइक क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो इसलिए जो है इनकी सेम डायमेंशन होगी तो एक ही बार लिखी जाएगी। डायमेंशंस ऑफ b मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर, अलग अलग लिख लिया। हमें चाहिए डायमेंशंस ऑफ b, इसका टू हो गया डायमेंशंस ऑफ f डिवाइडेड बाई डायमेंशंस ऑफ t स्क्वायर। f की कितनी होती है mlt-2 और t स्क्वायर की हो गई t स्क्वायर, यानी mlt-4। हमें निकालनी है a इंटू बी की डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। अब देखो a की क्या निकाली थी हमने, ml की पावर हाफ t की पावर -2 और इसकी हो गई mlt की पावर -4, तो ये हो गई m स्क्वायर l की पावर 3/2, क्योंकि हाफ पावर ये है और 1 ये है, 1 और हाफ मिलके 3/2 हो गई, और t की पावर -6। a इंटू बी की डायमेंशन आ रही, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, ऐसे करके है ना। देखो l की पावर हाफ इंटू l की पावर 1, तो ये ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर हाफ प्लस 1 यानी l की पावर 3/2। आप इसका क्वेश्चन देखें नया, E इज इक्वल टू b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a इंटू बी। a इंटू बी की डायमेंशन बतानी है। इसमें E जो है, ध्यान रखना आप, एनर्जी है एंड t टाइम है, x जो है डिस्टेंस है, ठीक है। अपने मन से करेंगे आप इसे। जब आप इसे करेंगे तो जैसे आप लिखेंगे ना, डायमेंशंस ऑफ E इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ b माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ये लिखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें डायमेंशंस ऑफ, इन दोनों में से एक लेंगे आप, तो आपने ले लिया जैसे एक्स स्क्वायर ले लिया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 80 ये ले लेंगे आप। इन दोनों में से एक लेंगे, शुरू में आप एक्स स्क्वायर लें, बाद में बी लेंगे अभी हम, क्योंकि हमें ए बी की निकालनी है। अगर आपने मान लो बी लिया यहाँ पे बी, तो बी अपॉन 80 स्क्वायर लेना होगा आपको, तो 80 स्क्वायर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ए बी अननोन हो जाएगा, बी भी अननोन हो जाएगा। तो इसलिए आप शुरू में पहले एक्स स्क्वायर लें, इसको छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन 80।
ठीक है, इससे निकाल लेना आप ए की, इससे ए की आ जाएगी। कैसे आएगी अभी उसको और एक्सपेंड करेंगे। डायमेंशंस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डायमेंशंस ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई डायमेंशंस ऑफ टी, ऐसा करेंगे। यहाँ लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ ई अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए की डायमेंशंस निकल जाएगी। इन सब की रख लेना डायमेंशन। जब दोबारा करेंगे इसमें तो क्या लिखेंगे आप, डायमेंशंस ऑफ ई इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ, यहाँ आपके पास बी लेंगे आप, बी अपॉन ए टी, ऐसे इससे निकाल लेंगे। ए की आ गई होगी, यहाँ रख लेना ए की, इसकी है ये पता आपको टी की, बी की निकल जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट नहीं मानना, बिल्कुल स्टेप से करके एक्सपेंड करके हर एक को ढंग से आप निकालेंगे। क्वेश्चन देखिए नया, a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, फाइंड डायमेंशंस ऑफ a अपॉन बी। a अपॉन बी की डायमेंशंस फाइंड काउंट करनी है। p है प्रेशर, x है डिस्टेंस एंड t है टाइम। अपने आप करें आप इसे। जब आप लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ Q, डायमेंशन P है यहाँ, P नया क्वेश्चन, P इसका तो जब आप लिखेंगे ना डायमेंशंस ऑफ P, डायमेंशन ऑफ P इक्वल टू, इनमें से एक लेना। शुरू में तो पहले लिख देंगे a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ऐसे लिख देंगे। डायमेंशंस ऑफ P इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। फिर आप इसको ऐसा करेंगे, डायमेंशंस ऑफ, इनमें से एक लेंगे तो टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, ऐसे लेना आप। ठीक है, रख करके बी की निकल जाएगी इससे। फिर जब अगली बार लेंगे इसी में तो उसमें a अपॉन बी एक्स ले लेना, तो a अपॉन बी एक्स लोगे तो फिर a की आ जाएगी बाद में। लास्ट में जाकर के a अपॉन बी की निकाल देना। जो a की आएगी अलग से, b की आएगी, उनको डिवाइड करके a अपॉन बी निकाल देना। अब देखिए थर्ड टाइप के क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। न्यू टाइप के क्वेश्चन चलेंगे अब। यूज नंबर थर्ड चलेगा अब, यूज नंबर थर्ड, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला का डेरिवेशन होगा। तो ये जो होगा, इट इज डन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इससे होगा, ये क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑन डायमेंशंस ऑफ RHS। इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसे, इस प्रिंसिपल को, इससे इस पे डिपेंड क्वेश्चन चल रहे हैं अब दूसरे टाइप के, जिसमें हम डेरिवेशन ऑफ फार्मूला करेंगे। देखो एक क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगी कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन करने हैं। आप लिखे, आप देखो क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है अब ये क्वेश्चन की, न्यू टाइप के। द फ्रीक्वेंसी of vibration
may depend upon length L of the string, tension T in the string and mass per unit length m, small m, of the string using the method of dimensions derive the formula for न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला टाइप करना है। ठीक है, क्या कहता है देखो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को आप लोग। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी न्यू, न्यू फ्रीक्वेंसी हुई। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आपको आता है। ऑफ स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन, ये जो न्यू है, न्यू कह रहा है में डिपेंड, ये डिपेंड करता है अपॉन लेंथ एल, एल पे डिपेंड करता है। न्यू जो है एल पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पे मतलब टेंशन टी पे भी करता है डिपेंड। न्यू ही जो है टी पे डिपेंड करता है, टेंशन पे। एंड और किस चीज पर करता है, एम पर डिपेंड करता है, एम पर डिपेंड करता है। तो इतनी चीजों पर डिपेंड करता है। न्यू जो है इन चीजों पर डिपेंड करता है। तो ये बोलता है, क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या कहता है, ये न्यू जो है, न्यू वो प्रोपोर्शनल है, डिपेंड करता है का मतलब प्रोपोर्शनल है। किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है बताओ। एक तो एल के प्रोपोर्शनल है, एल, और काय के प्रोपोर्शनल है, एक टी इसके प्रोपोर्शनल है, और एक काय के प्रोपोर्शनल है पर यूनिट लेंथ एम, यानी एम के भी प्रोपोर्शनल है। इन चीजों पे डिपेंड करता है। कहता है डिपेंड, प्रोपोर्शनल नहीं पता, अभी डिपेंड कर रहा है वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन न्यू है वो एक तो एल पे डिपेंड है, टी पे डिपेंड है, और एक एम पे डिपेंड है। अब ये जो वर्ड इन्होंने कहा है डिपेंड है, ये डिपेंड है, डिपेंड का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अंडर रूट भी हो सकता है एल पे, यहाँ पे 3 पावर भी हो सकती है, यहाँ 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन्हें तो खाली डिपेंड है बोल दिया। तो आप क्या करेंगे, यहाँ ए पावर लगा देंगे, यहाँ बी पावर लगा देंगे, यहाँ सी पावर लगा देंगे। कोई स्टूडेंट एक्स वाई जेड भी कर सकता है, यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ एक्स पावर वाई जेड, चाहे ए बी सी ऐसे करके लगा देंगे। ये यहाँ अंडर रूट आएगा, अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, 3/2 पावर आएगी, 2 आएगी, 4 आएगी, 3 आएगी, सब अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी कैलकुलेशन में, और लास्ट में आंसर आ जाएगा बिल्कुल सही सही कि क्या फार्मूला है। ठीक हो गया, ये बात समझ गए आप। न्यू इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो एक कांस्टेंट के लगा देते हैं, एल की पावर ए, टी की पावर बी, एम की पावर सी। ठीक हो गया, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसे, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करा तो कांस्टेंट लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूले इसके अंदर एल का, टी का, एम का, न्यू का, सबका भर देंगे फार्मूले। ठीक है, तो न्यू का कितना होता है, अब हम क्या फार्मूला लगाएंगे, डायमेंशंस ऑन एलएचएस इक्वल टू डायमेंशंस ऑन आरएचएस। न्यू का बताइए फार्मूला क्या है, न्यू क्या चीज है,
फ्रीक्वेंसी का होता है t की पावर -1 इसका के तो कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं होगी। एल 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 है लेंथ की हो जाएगी एल की पावर ए। टी क्या था, टेंशन, ये हमने बताया था टेंशन या फोर्स एक ही बात होती है। तो फोर्स की या टेंशन की कितनी हो गई, एम एल टी फोर्स। एफ इसका टू एम ए होता है, देखो एम ए, और एम की एम होती है एल टी -2, तो एम एल टी -2 हो गई, एम एल टी -2। ठीक है, स्टेप से आप निकाल लेंगे फोर्स की। अच्छा एम क्या है, देखो ये है मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। खाली अगर होगा मास तो कोई बात नहीं, जैसी मास पर यूनिट लेंथ का तो समझ लो खतरा। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है मास अपॉन लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब मास पर यूनिट लेंथ, ये हुआ मास अपॉन लेंथ। एम की तो एम हो जाएगी और एल की एल हो जाएगी, यानी क्या हो गई एम एल -1। निकालना भी हमने बता रखा है, जो 53 वो थी डायमेंशन, उसके अंदर हमने बताया था। तो एम एल -1 की पावर सी, और इसकी पावर बी रह गया था, बी लिखेंगे, इसकी पावर बी। इतना समझ में आ गया। इसकी पावर ए लिख दी, इसकी पावर बी लिख दी, डायमेंशन रख के इसकी पावर सी लिख दी। अब देखो आप यहाँ एल के ऊपर 1 लगा है, 1 की मल्टीप्लाई ए से होगी तो हो गया एल की पावर ए। अब यहाँ m की पावर 1, यहाँ 1 है, ये जो b है इसकी मल्टीप्लाई इन सबसे करो, m की पावर b, l की पावर b एंड t की पावर -2b। ये समझ आ गया। यहाँ 1 है तो m की पावर हो गया c, l की पावर -c, ये हो गया। ये c पावर है ना, यहाँ से मल्टीप्लाई हो गई, b की पावर की यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई हो गई। मतलब ये जो आप समझिए, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर जानी है पावर्स, ये अंदर चली जाएंगी। देखो ये अंदर चली गई पावर। अगले स्टेप में हर क्वेश्चन में ही ऐसा होगा, अभी खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे इन पे डिपेंड। अब इसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा दिया कि जितनी पावर्स है सबको एक साथ कलेक्ट कर लो। सबसे पहले m लो, m देखो m की पावर कहाँ है, b है और c है, तो b + c हो गया। अब l ले लो, l की पावर a है, देखो ये रही a, प्लस b, ये रहा b, और l की पावर -c है तो c आ गया। अब ले लो t लास्ट में, t की पावर -2b। अब सबको जो है एक ब्रैकेट स्टेप से लगा दो, डायमेंशन को डिनोट करता है। अब देखो एक बात और ध्यान दो, इधर तो केवल t है, देख लो t, इधर mb है, lb है, tb है। तो जब इधर जितनी चीजें इधर होती हैं RHS में, mlt, थीटा, a, इनमें उतनी ही इधर लिखना जरूरी है। तो इधर भी आप अपने मन से लिख देंगे m की पावर 0 है नहीं ना, इसमें से m की पावर 0, l भी नहीं है तो l की पावर 0, और देखो t है, t है यहाँ पे, तो t जो है वही लिखेंगे -1 पावर। इसको हमने t की पावर -1 को स्टेप से लिख दिया। mlt तीनों आ गए, इसमें भी mlt, जितने इसमें उतने ही इसमें। अब हमने ना, क्योंकि अगले स्टेप में कंपेयर करना है, m की पावर इधर भी m की पावर इक्वल रखेंगे, यानी b + c इसका टू कितना हो गया 0। ये m की पावर कितना है, b + c, यहाँ m की पावर कितना है 0, तो पावर्स को इक्वेट कर दिया, इक्वल रख दिया। ऐसी l की देख लो पावर कितनी है, a + b - c, l की पावर यहाँ देख लो कितनी है 0, तो इक्वल टू 0। ऐसी यहाँ देखो t की कितनी है -2b, और यहाँ कितनी है t की -1, इक्वल रख दिया। ये क्वेश्चन 1 मानिए, इसे मान लो 2, इसे 3, इसे 4। ये जो 2, 3, 4 है, इनको अपने हिसाब से 10th क्लास के मेथड से सॉल्व कर लो। सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लो, जो ABC की वैल्यू आए उसे क्वेश्चन 1 में डाल देंगे, ABC की जगह आंसर आ जाएगा फाइनल। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले 4th इक्वेशन है, 4th इक्वेशन से b की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है, कितनी पता चल रही है, हाफ। b की वैल्यू हाफ आ गई, माइनस से माइनस कटा, b की वैल्यू हाफ। b की वैल्यू को इसमें डाल देंगे सेकंड में, तो c की वैल्यू पता चल जाएगी। b की वैल्यू को यहाँ डालेंगे, यहाँ, तो c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, -हाफ, c आ गई। अब जो b और c आए हैं, इनको हम जो इसमें डाल देंगे, इसमें थर्ड में b और c की, तो a की आ जाएगी वैल्यू। देखो a
प्लस हाफ इक्वल टू 0, यानी a प्लस 1 इक्वल टू 0, a इक्वल टू -1, a की वैल्यू -1 आ गई। अब जो ये ABC की वैल्यूज आई हैं, इन वैल्यूज को सबको इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो देखें आप, फ्रॉम, इसको यहां से नहीं करना चाहिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन से न्यू इज इक्वल टू के एल की पावर ए, देखना ए कितना है -1, टी की पावर कितना है बी की वैल्यू देख लो हाफ, और एम की पावर कितना है सी की पावर -1/2। ठीक है, माइनस पावर जो भी हैं उनको अपॉन में ले जाएंगे, अपॉन में हमेशा हर क्वेश्चन में जो भी माइनस, इसको भी अपॉन में ले जाएंगे, 1/, इसको भी अपॉन में ले जाएंगे। ठीक है, तो ये इसको हम इसके बाद इधर सॉल्व कर देते हैं। देखें आप, ये हो जाएगा न्यू इज इक्वल टू के 1/L, एल को 1/L लिख लिया, ये एल की पावर -1 को, और टी की पावर हाफ है अपॉन, ये एम को जब नीचे लेके जाएंगे टी की पावर +½ हो जाएगी, ये एम की पावर ये एम नीचे जाके ये हो जाएगा। अब देखो जो हाफ, इसकी भी हाफ पावर है, इसकी पावर भी हाफ है, तो ये हो जाएगी के 1/L T/m की होल पावर हाफ, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, होल पावर हाफ लिख दिया। ठीक है, अब ये जो हाफ पावर होती है इसे अंडर रूट कहते हैं, तो न्यू इक्वल टू K/L √T/m, ये √T/m हो गया, हाफ पावर का मतलब अंडर रूट, ये आंसर आ गया। ध्यान से आपने इसे करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जरूर आएगा इस क्वालिटी का एक क्वेश्चन, खूब सारे करवाएंगे इसमें के क्वेश्चन, एक जरूर आएगा, और सब एक ही प्रकार से होते हैं। अगर आपको ये अच्छी तरह आ गया करना तो सारे कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। स्टूडेंट्स, हमने आपको फिजिक्स के सेकंड चैप्टर के ऊपर कई वीडियो दिए हैं, इस प्रकार से हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आपको अगर ये अच्छे लगता है, पसंद आ रहे हैं हमारे वीडियो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई और बात इसमें पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए, उसको फिर हम अपने अगले वीडियो के अंदर ऐड कर देंगे आपकी प्रॉब्लम को। The centripetal force F acting on a particle moving uniformly in a circle may depend upon mass m, velocity v, radius r of the circle. Derive the formula for force.
क्या कहता है, द सेंट्रीपिटल फोर्स। आप इस बात पे मत जाना कि सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, फोर्स समझो आप, आपके ज्ञान के लिए, जानकारी के लिए हम बता दें। जैसे कोई स्टोन है, मान लो वो स्टोन जो है एक सर्किल में मूव कर रहा है, ठीक है, और वो किसी समय यहाँ है, कहीं भी है इसकी सरकमफ्रेंस पे, तो जो है सेंटर की ओर को एक फोर्स लगता है, सेंटर की ओर को ऑलवेज, जिसका नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये होता है, ठीक है। तो आप इस बात पर मत जाओ कि सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या आपको क्वेश्चन करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, मूविंग यूनिफॉर्मली इन ए सर्किल, सर्किल में यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जब करता है मूव तो उसे यूनिफॉर्मली जो है मूव करना बोलते हैं सर्किल में, कांस्टेंट स्पीड से, वेलोसिटी से नहीं, कांस्टेंट स्पीड से। वेलोसिटी चेंज होती रहती है जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सर्कुलर मोशन, और यूनिफॉर्मली करता है। यूनिफॉर्मली का मतलब कांस्टेंट स्पीड में, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, लगातार 5 मीटर पर सेकेंड से। बट आपको पता है उसके सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती जाती है। जब डायरेक्शन वो होती जाएगी चेंज, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाएगी। वेलोसिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, मतलब वो जो 5 मीटर पर सेकेंड था प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती जाती है। जैसे ये है सर्कुलर मोशन, तो आपने ये सेंटर से मिला दिया, तो यहाँ से ना एक ले लो टेंजेंट, यहाँ से ले लो 90 डिग्री के एंगल पर ले लो ऐसे करके, ये इसकी डायरेक्शन होती है, ये होती है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऐसे जब यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा, तो यहाँ से ले लो ये 90 डिग्री, ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ पे पहुंचेगा किसी समय, तो यहाँ से ले लो ये ऐसे करके, ये ले लो 90, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है। तो देख रहा हो हर पॉइंट पर चेंज होती जा रही है, किसी में ऊपर को, किसी में इधर, हर पॉइंट पर। सर इसका मतलब वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी का मतलब वो 5 मीटर पर सेकेंड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। स्पीड, स्पीड का मतलब ये नहीं लेंगे डायरेक्शन, ओनली 5 मीटर पर सेकेंड, यानी ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो वो 5 मीटर पर सेकेंड ही है, तो इसलिए स्पीड सेम है बट डायरेक्शन हर पॉइंट में चेंज होती जा रही है। हम उसे कहते हैं यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, ठीक है। बात समझ में आती है। उसके बाद देखिए इन ए सर्किल में डिपेंड, ये जो एफ है फोर्स, ये डिपेंड करता है अपॉन मास। एक तो एम पे डिपेंड करता है, एक वेलोसिटी वी पे डिपेंड करता है, एक रेडियस आर पे डिपेंड करता है ऑफ द सर्किल, ठीक है। किसकी चीज पर डिपेंड करता है, लेट, यहाँ लिख दो आप, लेट एफ प्रोपोर्शनल टू, किसकी चीज पर बताया डिपेंड करता है, एफ, एफ एक तो एम पे डिपेंड करता है, एक वी पे डिपेंड करता है, एक आर पे डिपेंड करता है, तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ ए पावर लगा दो, यहाँ बी पावर लगा दो, यहाँ सी पावर लगा दो, चाहे तो एक्स वाई जेड पावर लगा दो, ठीक है। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या डाल देंगे, के, एम की पावर ए, वी की पावर बी, आर की पावर सी। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, ठीक है। अब इसमें क्या लिखी जाएगी, डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। एफ का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, MLT माइनस 2, फोर्स है ये। के की कोई डायमेंशन नहीं होगी, कांस्टेंट है के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। लिख भी सकते हैं आप, के इज डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस है ये, ठीक है। एम, एम है मास, इसकी एम हो जाएगी। आप बोलोगे पिछले क्वेश्चन के अंदर तो इस एम का ले लिया था ml-1, उसने क्वेश्चन में कहा था साहब, उसने कहा था मास पर यूनिट लेंथ, उस क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ, तो इसलिए हमने ml-1 ली थी। यहाँ पर उसने कहा ओनली मास, जब ओनली मास है सिंबल पे मत जाना कि इसका भी एम था उसका भी एम है, यहाँ पर इसने कहा मास, तो आप ओनली एम लेंगे। अगर कहता है ये पर मास पर यूनिट लेंथ, तो हो जाती है ml-1। वेलोसिटी, वेलोसिटी की क्या होती है, LT-1 की पावर
b एंड रेडियस, रेडियस की हो गई l, रेडियस भी क्या है, लेंथ है, तो l हुई। तो इनको जब आप इन पावर्स को अब अंदर लाना है, अंदर अंदर उतारना है, तो m की पावर a, l की पावर b, t की पावर माइनस b, l की पावर c। यहाँ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई c से हुई तो c आ गया, 1 है ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इनसे, यहाँ 1 है मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यार। अब इनको एक साथ कलेक्ट कर लो, सबसे पहले m लिखते हैं, फिर l, फिर t। तो m की पावर तो a है अकेला, l की पावर कितना है b प्लस c, ये देखो 2 है, और t की पावर माइनस b, ये हो गया। इधर तीनों है देखो mlt, इधर भी mlt होने चाहिए। अगर नहीं है कोई, जैसे मान लो l एब्सेंट होता तो l की पावर 0 रख के लिखना पड़ता, यहाँ है m की पावर 1 है, l की पावर भी 1 है, t की पावर माइनस 2 है, ये लिखिए, तीनों है mlt mlt। अब इनके जो m के पावर्स हैं उनको इक्वल रख दो, l के जो पावर्स हैं उनको इक्वल रख दो, t के पावर उन्हें इक्वल रख दो, यानी a इज टू 1, m की पावर a या m की पावर 1, तो a इज टू 1, क्वेश्चन नंबर 2। अब l की पावर यहाँ है b प्लस c, l की पावर यहाँ कितनी है, l की पावर 1, तो 1 के बराबर रख दो। यहाँ t की है कितनी, माइनस b, और उधर कितनी है माइनस 2, इनको बराबर रख दो। इससे b की वैल्यू निकाल लो, 2 आ गई। b की वैल्यू के बाद a की वैल्यू है 1, ये देखो इस वाले में a की वैल्यू 1, अब जो a भी आ गए, बस c और निकालना है, तो b की वैल्यू को यहाँ डाल दो, देखो इस वाली में 2 प्लस c इसका टू 1, c इसका टू माइनस 1 आ गया। ABC की जो वैल्यू आई है उन्हें इक्वेशन 1 में डालो, फ्रॉम इक्वेशन 1 f इज इक्वल टू k, m की पावर a है, a की जगह 1, v की पावर b है, ये b की पावर 2, और फिर उसके बाद r की पावर c, r की पावर c की जगह माइनस 1, तो f इक्वल टू k mv स्क्वायर अपॉन r। ये जो माइनस पावर होती हैं उनको सबको नीचे ले जाते हैं अगले स्टेप पे, तो ये नीचे जाके r हो गया, ये फार्मूला हो गया। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, कंप्लीट हो गया। नया क्वेश्चन देखें आप लोग, ए जेट ऑफ वाटर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया a and velocity v a jet of water cross section area A and velocity v normally on a stationary flat plate the mass per unit volume of water, mass per unit volume of water is rho,
determine an expression for फोर्स के लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करनी है और इसका जो आंसर आएगा, आंसर लिख लें आप लोग क्योंकि आपने ये क्वेश्चन स्वयं करना है। F इज इक्वल टू रो ए के रो ए वी स्क्वायर, यह आपने जो है अपने आप करना है। थोड़ा सा हम बता देते हैं, स्टार्टिंग कर देते हैं, बाकी फिर आप अपने आप करोगे। ए जेट ऑफ वाटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए and velocity v normally on a stationary flat plate. The mass per unit volume of the water is rho. Determine the expression for force. फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है और वो क्या फोर्स के लिए जब एक्सप्रेशन बताना है तो किस किस चीज पर करता है डिपेंड। वो कह रहा है कि जेट ऑफ वाटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ए, एक तो एफ जो है लेट एफ प्रोपोर्शनल है, फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बताना है। फोर्स के लिए एक्सप्रेशन बताना है मतलब एलएचएस में केवल फोर्स होगा। किस किस चीज पे डिपेंड करता होगा वो, तो एक तो एरिया पे करता होगा, एक वेलोसिटी है वी पे करता होगा, और एक जो है मास पर यूनिट लेंथ, एक तो रो है उस पे करता होगा। इन तीन चीजों पे डिपेंड करता होगा। ठीक है, ये जो इनने इसमें दिए हैं। फोर्स के लिए एक्सप्रेशन निकालना है, इसका मतलब एलएचएस में फोर्स आएगा। तो F इज इक्वल टू आप कर देंगे के ए वी रो, यहाँ ए पावर बी पावर सी पावर, ए पावर बी पावर सी पावर, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब इसमें आप देखो फोर्स की तो आपको आती है डायमेंशनल फार्मूला। ए है एरिया का भी आता है एल स्क्वायर, वी है वेलोसिटी एल टी -1 होती है, ये भी आती है। फिर रो क्या चीज है, रो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम की जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी क्या हो गया, डेंसिटी। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम तो इसकी लिखनी है, तो देखो इसकी निकालना बता देते हैं। रो क्या कहता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे निकालेंगे आप। वैसे ये क्या है, डेंसिटी है, क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम। मास की m होती है, वॉल्यूम की L³ होती है, तो ये हो गए ml-3, ये रखी जाएगी यहाँ पे रो। अब आप अपने आप कर लेना इसे सॉल्व। एबीसी की वैल्यू निकाल करके, जैसे पिछले क्वेश्चन में और उससे पिछले में करा था, इसको निकाल लेना, ये आ जाएगा। न्यू क्वेश्चन लिखे अब आप। फ्रीक्वेंसी ईटा, फ्रीक्वेंसी को n कर देते हैं, n फ्रीक्वेंसी n ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क depends on length L of the prong, density D and Young's modulus Y of its material derive expression
फॉर फ्रीक्वेंसी आंसर लिख लें इसका, जो आंसर आने वाला है n इक्वल टू k अपॉन एल अंडर रूट y अपॉन डी, ये आंसर आने वाला है k अपॉन एल अंडर रूट y अपॉन डी। ठीक है, ये आंसर आएगा। थोड़ा सा हम बता देते हैं स्टार्टिंग, उसके बाद फिर आप खुद करेंगे। कह रहा है फ्रीक्वेंसी एन ऑफ ए ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क प्रैक्टिकल के अंदर होता है, एक गद्दी जैसी होती है, गोल गद्दी जैसी होती है, उसके ऊपर एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ऐसा करके लोहा जो होता है स्टील का होता है, स्टील का ऐसे करके ये हैंडल होता है, यहाँ पे यहाँ से पकड़ के हैंडल से और इसको जो है गद्दी के ऊपर ऐसे करके मारते हैं, तो इसकी जो ये होती है साइड होती हैं, ये जो वाइब्रेट करने लगती हैं, तो इसको कहते हैं ट्यूनिंग फॉर्क। डिपेंड्स ऑन द लेंथ एल। तो एन जो है ये कह रहा है एन किसकी चीज पे डिपेंड है, एन प्रोपोर्शनल है एक तो एल पर, और बताओ डेंसिटी डी पर, और काय पे यंग्स मॉडुलस वाई पर, तीन चीजों पे डिपेंड है। तो यहाँ ए पावर लगा दो, यहाँ बी, यहाँ सी, तो एन इज इक्वल टू के एल की पावर ए डी की पावर बी वाई की पावर सी। क्वेश्चन 1। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की आपको आती है डायमेंशनल फार्मूला, ये है लेंथ, इसकी भी आती है। डी क्या चीज थी, ये डी डेंसिटी, इसकी भी आती है आपको। उसके बाद ये क्या है भाई, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वगैरह, ये सब इनके आती है यंग्स मॉडुलस की। उनमें जो 53 डायमेंशनल फार्मूला थे उनमें चेक कर लेना आप, ठीक है, ये भी होगी वहां पे यंग्स मॉडुलस की। तो ये भर के सारी सब निकाल लेना इसे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्वेश्चन लिखे नया, जो अभी हमने करे इसी में का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डायमेंशंस ऑफ linear momentum and surface tension in terms of velocity v, density rho and frequency न्यू। ये दो क्वेश्चन है एक साथ, एक ही में दो हैं अलग अलग। कैलकुलेट द कह रहा है डायमेंशंस ऑफ, क्या निकालनी है, लीनियर मोमेंटम की, मतलब वही फार्मूला प्रूव करना है, लीनियर मोमेंटम का निकालना है एक तो, और एक सरफेस टेंशन का निकालना है। ठीक है, तो उसको आप अपने आप देख लेना। लीनियर मोमेंटम का, इसको हम ले लेते हैं लीनियर मोमेंटम को P, ठीक है, और सरफेस टेंशन कुछ भी ले सकते हैं, सरफेस टेंशन को ले लो T। ठीक है, तो आंसर देखें, हल्का सा हम बता देते हैं। सबसे पहले लेट P प्रोपोर्शनल, पहले हम ये वाला ले रहे हैं, P का मतलब हम लीनियर मोमेंटम का, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फार्मूला देख लेना आप। उसमें प्रोपोर्शनल टू किस किस के प्रोपोर्शनल बता रहा है, V रो का मतलब डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी न्यू, A B C। देखो वेलोसिटी की भी आपको आती है, डेंसिटी की भी आती है, फ्रीक्वेंसी की भी आती है, लीनियर मोमेंटम की भी आती है। ठीक है, तो इसका कर लेना। लीनियर मोमेंटम इसका टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, ये कर लेना आप इसे अपने।
ये तो फर्स्ट पार्ट था। इसे करने के बाद सेकंड के लिए बताएं, सरफेस टेंशन इसका बताना है। सरफेस टेंशन टी प्रोपोर्शनल किस किस के, फिर वही हो जाएगा v की पावर a, रो की पावर b, न्यू की पावर c। इसको भी आप इसी टाइप से कर लेना, इक्वल टू k करके, ये अलग हो जाएगा। इनके आंसर नोट कर लो आप, आंसर नोट कर लो। आंसर फर्स्ट का आंसर जो है P इज इक्वल टू हो जाएगा k रो v की पावर 4 न्यू की पावर -3। सेकेंड का आंसर लिखो आप, सिग्मा इक्वल टू k रो v की पावर 3 न्यू की पावर -1। नया क्वेश्चन देखें अब आप लोग, इसी टाइप का है। न्यू क्वेश्चन है, देखिए द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द मैटर वेव्स की वेवलेंथ लैम्डा में डिपेंड अपॉन द प्लैंक कांस्टेंट h। तो ये देखिए, ये आपने अपने आप करना है क्वेश्चन, थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं हम स्टार्टिंग में। ये कहता है वेवलेंथ लेट लैम्डा प्रोपोर्शनल किस किस पे डिपेंड करती है। देखो एक तो h पर, h है प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट का डायमीटर फॉर्मूला आपको निकालना सिखा रखा है। मास m, m की पावर b एंड वेलोसिटी v, v की पावर c। ड्राइव एन इक्वेशन लैम्डा, फिर आप क्या कर लेंगे इसमें, लैम्डा इक्वल टू k, h की पावर a, m की पावर v, v की पावर c। इक्वेशन 1 सबके रख करके वैल्यू, और आप इसे कर लेना। ठीक है, आंसर नोट कर लो आप इसका, क्या आंसर आना है, लैम्डा इक्वल टू के एच अपॉन एम वी, ये आंसर आएगा क्वेश्चन का। नया क्वेश्चन देखें, द वेलोसिटी v of transverse wave on a string may depend upon first length, second tension, लेंथ L दिए, टेंशन T, थर्ड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ को m कहा है इसमें। तो कहता है डिराइव v इक्वल टू k अंडर रूट t अपॉन m, ये फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाना है। v इक्वल टू अंडर रूट k अपॉन t अपॉन m। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में, देखो कहता है वेलोसिटी v ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रिंग में डिपेंड अपॉन, तो लेट v प्रोपोर्शनल, किस किस के प्रोपोर्शनल है, देखो आप, एक तो लेंथ l, l की पावर a, t की पावर b, मास पर यूनिट लेंथ m की पावर c। ठीक है, ये करते हैं आप, ये ध्यान रखना, v का वेलोसिटी का आपको आता ही है, अल्टीमेट वन होता है, और इसका l होता है, और ये जो t है टेंशन, इसकी वही होती है जो फोर्स की, और ये m से सावधान है ना, ये है मास पर यूनिट लेंथ, यानी इसकी होगी ml-1 कह रहा है। देखो मास पर यूनिट लेंथ इसकी ml-1 होगी। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने के बाद ये आएगा आंसर, मीट कर देना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।
centripetal force F acting on a body may depend upon mass of a body m, radius of circle r, and frequency of revolution nu. Derive formula for F. सेंटीमीटर फोर्स का फार्मूला ट्रैक करना है। देखिए आप क्या कहता है, कह रहा है कि किस किस चीज पर डिपेंड है F सेंटीमीटर फोर्स। एक तो m पर, मास ऑफ द बॉडी m की पावर a लिख लो, रेडियस ऑफ द सर्किल r की पावर b लिख लो, और क्या करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन न्यू की पावर c लिख लो। ठीक है, ये तीन चीज ले लो, इसके हिसाब से अपने आप कर लेना। फ्रीक्वेंसी की भी आपको आती है, r की आती है, m की भी आती है, f की भी आती है। सॉल्व करके आप इसको k की फॉर्म में निकाल लेना। नया क्वेश्चन देखिए आप, assuming that mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on velocity v, density rho, acceleration due to gravity g, so that m varies directly as sixth power of velocity of flow। ये करना है, मीन्स देखें आप ध्यान दें क्या कहता है। Assuming that mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on the velocity v। ठीक, मतलब ये कहता है मास m जो है वो किसकी चीज पर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन द velocity v, density rho, acceleration due to gravity। ठीक है, एक तो v पे डिपेंड करता है और एक
रो की पावर b और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c। ठीक है, तो क्या कहना चाहता है कि शो दैट m वेरीज डायरेक्टली एज सिक्स्थ पावर ऑफ वेलोसिटी ऑफ फ्लो। वेलोसिटी ऑफ फ्लो की सिक्स पावर के प्रोपोर्शनल है। हमने ये प्रूव करके दिखाना है। वी हैव टू प्रूव m प्रोपोर्शनल v की पावर 6, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे बी सी की वैल्यू कितनी आए चाहे, मतलब ये जो है ना v की पावर जो a की वैल्यू 6 आनी चाहिए। अगर a की वैल्यू 6 आ गई तो समझो ये प्रूव हो जाएगा। a की वैल्यू 6 आते तो आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर लें, पूरा जो भी आंसर आएगा आप उसके अंदर देखेंगे v की पावर 6 आ जाएगा, मतलब m प्रोपोर्शनल v की पावर 6 होगा। करना वैसे ही है इस क्वेश्चन को कि m इसका टू k, v की पावर a, रो की पावर v, g की पावर c और फिर इसकी m लिख देनी है, डायमेंशनल फार्मूला। RHS में k का कुछ नहीं होगा, इसका LT-1, इसका ML-3, इसका LT-2 रख के सबको और बैलेंस करके ABC की वैल्यू निकाल देना इक्वेशन बना के। तो उसमें जो a की वैल्यू आएगी वो 6 आएगी। ठीक है, कर ले आप इसे। नया क्वेश्चन देखें अब आप। द फ्रीक्वेंसी nu of n oscillating drop may depend upon radius r of the drop, density rho of liquid and surface tension S of liquid prove k under root S upon rho r क्यूब। ये फार्मूला प्रूव करके दिखाना। बिल्कुल वैसे ही करेंगे आप इसे भी जैसे आपने ये और ये क्वेश्चन करे थे। ठीक है, उसी टाइप से आप इसे करें, क्वेश्चन को ट्राई कर लें अपने आप। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। नया क्वेश्चन देखें इसी में का। यूजिंग मेथड ऑफ dimensions drive an expression for rate of flow V of a liquid through a pipe of radius r under a pressure
P/L. Given that V also depends coefficient of viscosity of liquid. ठीक है जी, ये क्वेश्चन है, देखें आप ध्यान से. Using the method of dimension, derive an expression for the rate of flow V of a liquid. तो इसमें rate of flow of liquid V proportional मान लेंगे किसके proportional? through a pipe radius R की power A under a pressure gradient P/L की कर दो B power. और V also depends upon coefficient of viscosity of a liquid. अब coefficient of viscosity of liquid को ईटा सपोज कर लेते हैं, ईटा की पावर C. V जो है ईटा पे भी डिपेंड है, ईटा की पावर C कर दी और प्रेशर ग्रेडियंट P/L की पावर B कर दी. ठीक है, इस टाइप से करेंगे तो V इक्वल टू K R की पावर A P/L की पावर B ईटा की पावर C. ठीक है, ये कर दिया. अब इनके फॉर्मूला लिख देना. V क्या चीज है, ये देखो आप क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड. रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड ये हमने आपको बताया था, रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड इसका टू होता है वॉल्यूम अपॉन यानी L क्यूब वॉल्यूम का, तो इसका हो गया T, तो क्या हो गया L क्यूब T की पावर, इसका आएगा T की पावर माइनस. L क्यूब T की पावर -1. R का हो जाएगा L रेडियस है ना, A पावर हो जाएगा. अब देखो प्रेशर ग्रेडियंट का आप कैसे निकालेंगे, इसका प्रेशर का क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया से निकलेगा, यानी ML-1 T-2. ठीक है, अपॉन L का हो गया L, तो फाइनली हो गया ML की पावर -2 T की पावर -2. ML की पावर -2 T की पावर -2 B पावर. ईटा है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लेना, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी निकालना आपको सिखा रखा है. ठीक है, उसमें देखना आप कई फार्मूले होते हैं निकालने के, हम एक दूसरे फार्मूले से निकाल रहे हैं. F = 6 पाई ईटा आर वी, इससे निकाल रहे हैं. ईटा = F/6 पाई आर वी. F का होता है ML-1 T-2 और R का हो गया L और वेलोसिटी का हो गया LT-1. तो ये हो गया ML-3 T-1. ये हो गया ML-3. ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका ML-3 T की पावर -1 की पावर C. जब बैलेंस करोगे आप यहाँ पे तो L की पावर A आ गया, M की पावर B आ गया, L की पावर -2B आ गया, T की पावर -2B आ गया, M की पावर C आ गया, L की पावर -3C आ गया, T की पावर -C आ गया. M की पावर पहले लोगे B + C, L की पावर A -2B -3C, अब देखो T की पावर -2B -C.
इधर MLT है तो इधर भी MLT होना चाहिए, यानी m की पावर 0, l की पावर 3 और t की पावर -1। ये दो तो है, ये लिख दिए, m की पावर 0 अपने मन से लिख लिया। MLT 3 इसलिए करे क्योंकि यहाँ भी MLT है। अब इनकी पावर्स को इक्वेट कर दो, b + c = 0, ये = 3 और ये = -1 और सॉल्व करके ABC की वैल्यू निकाल लो। ABC की जो आएगी वैल्यू इसमें डाल देना, इसके अंदर डाल देना इस वाले में, तो इससे आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, नया क्वेश्चन करते हैं। बस इसमें के क्वेश्चन इतने हो गए।